नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधरी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 15। ठीक है, तो चैप्टर 15 में क्या है? शब्द भंडार। शब्द भंडार में आपको कौन सा है कि समूहवाची, संस्कृत, भिन्नार्थ, अनेकार्थी, यानी ये तीनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। समूहवाची के विषय में और संस्कृत भिन्नार्थ के विषय में, उसके बाद में अनेकार्थी के विषय में, यानी ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? समूहवाची। समूहवाची क्या है ये पढ़ते रहो, जानते हैं। ठीक है, समूहवाची 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 शब्द क्या है? यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है जैसे कि ये ढेर लिखा है। ठीक है, ये झुंड और ये टोली या मंडली। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं क्या भक्तों का ढेर हो सकता है? भक्त रहते हैं तो उसका ढेर हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। क्या गेहूं की मंडली या टोली हो सकती है? गेहूं की मंडली या टोली हो सकती है क्या? हम लोग लाइन में जाते हैं, लाइन में आते हैं, नहीं आते हैं, तो उसकी मंडली या टोली भी नहीं हो सकती। ठीक है, समूह के लिए कुछ निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ जैसे कि समूह रहता है, अलग अलग समूह रहता है, जैसे भैंस का झुंड रहता है, भैंस का समूह रहता है, या फिर गाय का समूह रहता है तो उसको अलग बोलते हैं, फिर मनुष्य के समूह को अलग बोलते हैं, फिर ऐसे रथ के समूह को अलग बोलते हैं, पक्षी के समूह को अलग बोलते हैं। तो ये सारे समूह जितना रहता है तो सबको अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर समूह किसे कहते हैं? किसी समूह के लिए, किसी समूह के लिए प्रयुक्त निश्चित शब्द, प्रयुक्त निश्चित शब्द किसी समूह में प्रयुक्त निश्चित शब्द समूहवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समूहवाची शब्द हम लोग किसे कहते हैं? किसी समूह के लिए, किसी समूह के लिए प्रयुक्त निश्चित शब्द, यानी किसी समूह के लिए प्रयुक्त निश्चित कोई शब्द रहता है उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ समूहवाची शब्द। लकड़ियों का समूह एक समूहवाची शब्द, समूह, समूहवाची शब्द। यहाँ पर भी है लकड़ियों का, लकड़ियों का समूह, लकड़ियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं समूहवाची शब्द में? ये समूह है, लकड़ियों के समूह है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे समूहवाची शब्द में? ठीक है, उसके बाद में आते हैं नोटों की, नोटों के समूह को, नोट रहते हैं ऐसे, तो नोटों की गड्डियों को क्या बोलते हैं? नोटों के समूह को गड्डी क्या बोलते हैं? गड्डी। ठीक है, उसके बाद में डाकुओं का समूह को गिरोह, डाकुओं का, डाकुओं का समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? गिरोह, गिरोह। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अंगूरों का, अंगूरों के समूह को अंगूरों के समूह को हम लोग बोलते हैं गुच्छा। क्या बोलेंगे? गुच्छा। रेत का समूह या फिर कूड़े का, रेत का या फिर कूड़े का समूह क्या बोलेंगे हम लोग? रेत का या फिर कूड़े का, रेत का क्या बोलेंगे हम लोग? ढेर, ढेर। अंगूर का ढेर तो हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन रेत, जो रेत रहते हैं उसको हम लोग, रेत के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ढेर बोलते हैं। तो अंगूर का जो समूह रहता है उसको हम लोग बोलते हैं गुच्छा बोलते हैं। फिर डाकुओं का जो समूह रहते हैं उसको हम लोग गिरोह बोलते हैं।
फिर नोटों की जो ये रहता है समूह रहता है उसको हम क्या बोलते हैं गट्टी, लकड़ियों का जो समूह रहता है उसको हम क्या बोलते हैं गट्ठर। तो इस तरह से हर ये का अलग अलग नाम है। सैनिकों का दल, सैनिकों का समूह को हम क्या बोलेंगे दल। सैनिकों का समूह, सैनिकों का समूह को हम क्या बोलेंगे दल, दल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लोगों क्या होता है भीड़। ठीक है, उसके बाद में आते हैं गायकों की या भक्तों की। गायकों की या भक्तों की समूह को क्या बोलते हैं लोग यहाँ पर मंडली, मंडली। ठीक है, यहाँ पर आप बोलते हैं कि लकड़ियों के समूह को हम लोग बोलते हैं गट्ठर, उसके बाद में नोटों के समूह को बोलते हैं गड्डी, डाकों के समूह को बोलते हैं गिरोह, अंगूरों के समूह को बोलते हैं हम लोग गुच्छा, फिर रेत के समूह को बोलते हैं हम लोग ढेर, रेत या कूड़ा हम लोग ढेर ही बोलेंगे। ठीक है, सैनिकों के समूह को हम बोलेंगे दल, उसके बाद में लोगों की समूह को हम बोलेंगे भीड़, फिर गायकों की समूह या भक्तों की समूह दोनों को हम लोग बोलेंगे मंडली। इसी तरह से यहाँ पर और कुछ है, जैसे कि यहाँ पर और भी है फूलों की समूह या फिर मोतियों की समूह को हम लोग क्या बोलेंगे माला। जैसे कि फूल की हम लोग समूह यानी बहुत सारे फूल को हम लोग ऐसे समूह में उसको रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे माला बोलते हैं। ठीक है, या फिर मोती के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं माला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और है यात्रियों का जैसे कि कोई बस में सफर करते हैं, कोई ट्रेन में सफर करते हैं, तो यात्री बहुत सारे रहते हैं, तो वहां पर यात्रियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर जत्था। क्या बोलेंगे जत्था। जैसे यहाँ पर जत्था बोलेंगे, यात्रियों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे जत्था। वर और वधु का जो समूह रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जोड़ा। क्या बोलते हैं जोड़ा। अब पशुओं का समूह, पशु रहता है एनिमल्स यानी पशु, बहुत सारे पशुओं का समूह को हम क्या बोलेंगे झुंड। क्या बोलते हैं झुंड। भेड़ बकरियों का जो समूह रहता है उसको हम क्या बोलते हैं रेवड़। क्या बोलते हैं रेवड़। उसके बाद में पर्वतों की समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी बहुत सारे पर्वत अलग अलग के रहते हैं, एक पर्वत के बाद ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे पर्वतों का समूह रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं श्रृंखला। क्या बोलते हैं श्रृंखला। उसके बाद में लताओं का जो समूह रहता है एक पेड़ में बहुत सारे लताओं ऐसे घूमते ऊपर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं लताओं के समूह को कुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं कुंज। चाबियों का समूह जो समूह रहता है उसको हम क्या बोलते हैं गुच्छा बोलते हैं। जैसे अंगूर का समूह को हम लोग गुच्छा बोलते हैं, अंगूर के समूह को हम लोग गुच्छा बोलते हैं, वैसे चाबियों के समूह को भी हम लोग क्या बोलेंगे गुच्छा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेना की समूह को हम लोग क्या बोलेंगे टुकड़ी। क्या बोलेंगे टुकड़ी। सेना की समूह को हम लोग क्या बोलेंगे टुकड़ी। तो हमने ये समूहवाची शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जाने है कि नहीं। इसी समूह के लिए प्रयुक्त निश्चित शब्द को हम क्या बोलते हैं समूहवाची शब्द कहते हैं। इसी समूह के लिए कोई भी अगर समूह रहेगा यानी झुंड रहेगा समूह रहेगा तो किसी भी समूह के लिए प्रयुक्त निश्चित शब्द को हम क्या बोलेंगे समूहवाची शब्द कहते हैं। तो समूहवाची के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं है कि नहीं। उसके बाद में आते हैं हम लोग संस्कृति भिन्नार्थक शब्द। इसके बारे में पढ़ेंगे संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हम लोग किसे कहते हैं
हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक जैसे सुनने में लगते हैं। इनके बोलने और लिखने में बहुत कम अंतर होता है। इसके बोलने और लिखने में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को संस्कृत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो इस तरह से शब्द को हम क्या बोलते हैं? संस्कृत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनके अर्थों में अंतर होता है। जैसे पिता और पिता, पिता का अर्थ है जी, पिताजी, और पिता का अर्थ है पीने की क्रिया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये है एक शब्द पिता। ठीक है, ये पिता अलग है और ये पिता अलग है, यानी सुनने में एक जैसे है लेकिन लिखने में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन ये छोटी की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा है, तो दोनों में लिखने में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बोलने और सुनने में सेम है। पिता, ये भी पिता है, पिता पिता, इसका अर्थ क्या है? पिताजी। पिता का अर्थ है पिताजी। ठीक है, पिताजी को हम लोग पिता बोलते हैं। ठीक है, और ये पिता का अर्थ क्या है? पीने की क्रिया, पीने की क्रिया। ठीक है, पिता पिता है बोलते हैं वो आए, ये पिता है, वो पिता है, पिता है या फिर और कुछ पिता है, उसको ये वाला पिता है, यानी पीने की क्रिया को हम लोग क्रिया, पीने की क्रिया को हम लोग ये वाला पिता कहते हैं। लेकिन पिता और एक पिता का मतलब क्या है? पिताजी, यानी अपने जो पिता रहते हैं उसको हम लोग पिताजी बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हम लोग किसे कहते हैं? संस्कृत भिन्नार्थक शब्द शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु अनेक अर्थ में अंतर होता है। अनेक अर्थ में अंतर होता है। ठीक है, तो संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हम किसे कहते हैं कि ये शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन अनेक अर्थ में इसके अंतर होते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि बोलने में सेम होते हैं लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग होता है। ठीक है, इसके कुछ यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। इधर सब इधर है अनंत, उसका अर्थ है आग। और एक है नील, नील का अर्थ है हवा। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है अनंत, इसको ई को हटा देने से क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसमें खाली एक को त्रुटि की मात्रा लगी है, इतना ही डिफरेंस है। तो अनंत करते हैं आग और अनिल करते हैं हवा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने और लिखने में थोड़ा सा, सुनने में सेम रहेगा लेकिन लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस, लिखने और सुनने में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा लेकिन जो उसका अर्थ है वो पूरा अलग अलग होता है। समास और समान, समान और समान। ये कहता है समान लिखना और ये समान। इसमें कौन सा डिफरेंस है दोनों में लिखने में? इसमें
आ की मात्रा है, स में आ की मात्रा है, म में आ की मात्रा है, लेकिन न में मात्रा नहीं है। इसमें स में मात्रा नहीं है, म में मात्रा है और न में मात्रा है। समान और सामान और समान, सामान और समान। तो सामान का अर्थ क्या है? सामान का अर्थ यहाँ पर है वस्तुएं, वस्तुएं। सामान करते हैं वस्तुएं और समान करते हैं एक जैसा। क्या है? एक जैसा। ठीक है। सामान, सामान करते हैं वस्तुएं और समान, समान करते हैं एक जैसा। ठीक है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है। ठीक है। बाहर, बाहर, यहाँ पर है ऑप्शन में बाहर, और ये है बाहर, 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 बाहर। ये बाहर है, ये बाहर, बाहर, बाहर। दोनों सुनने में सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें मात्रा, इसमें ब मिला है, इसमें क मिला है। तो बाहर, बाहर का मतलब क्या है? अंदर का विलोम, अंदर का विलोम शब्द बाहर है। अंदर विलोम, अंदर शब्द का विलोम शब्द बाहर। ठीक है, बाहर। उसके बाद में ये बाहर का मतलब क्या है? मौसम। क्या है? अच्छा मौसम या रौनक, अच्छा मौसम या रौनक। ठीक है। तो बाहर और बाहर यानी दोनों अलग अलग सुनने में सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग है। ठीक है। बाहर का मतलब है अंदर का विलोम शब्द बाहर है, और बाहर है अच्छा मौसम या रौनक। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर और कुछ शब्द दिए हैं, मैं आप लोग को पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है। पढ़ना, यहाँ पर लिखने से हो जाएगा, लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर है पढ़ना, पढ़ना। इधर का शब्द है, इधर का अर्थ है। ठीक है। तो ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। तो पढ़ना का मतलब है पढ़ाई करना, पढ़ना का मतलब है पढ़ाई करना। ठीक है। और ये पढ़ने का मतलब है लेटना। दोनों में सुनने में क्या लग रहा है? पढ़ना का मतलब है पढ़ाई करना। ठीक है। उसके बाद में पढ़ना, पढ़ने का मतलब लेट जाना चाहिए। उसके बाद में आसमान, आसमान, आसमान का अर्थ क्या है? आकाश। और असमान का मतलब है जो समान नहीं है। ठीक है। आसमान का मतलब है आकाश, और असमान का मतलब है जो समान नहीं है। यानी सुनने में ये सेम लग रहा है, आसमान असमान, आसमान और असमान सुनने में सेम लग रहा है, लेकिन इसमें आ की मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा नहीं है। तो सुनने में दोनों सेम लग रहा है, आसमान और असमान। आसमान, ये आसमान का मतलब है आकाश, और ये असमान का मतलब है असमान का मतलब है जो समान नहीं है। ठीक है। तो ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या होते हैं? संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। फिर सजा और सजा, दिखने में लगभग सेम लगता है। सजा और सजा, सजा, सजा। इसकी जड़ बिंदु है, इतना कम डिफरेंस, खाली बिंदु का डिफरेंस है, लेकिन दोनों अलग है। सजा का मतलब है सजाना, सजा का मतलब क्या है? सजाना।
और इसका सीधा का मतलब है दंड। क्या है? दंड। ठीक है, दंड लेना। ये सीधा का मतलब है दंड देना। हम लोग किसी को सजा या फिर जज साहब सजा सुनाते हैं तो ये इसका मतलब है दंड यानी सजा देना। और ये सीधा का मतलब है सजाना यानी घर को सजाना या फिर कहीं पर शादी वगैरह पर सजाना, वैसे सजाना। ठीक है, जरा और जरा, जरा का अंतर देखना, जरा और जरा लिखने में दोनों सेम है लेकिन दोनों का थोड़ा सा अंतर यहाँ पर भिन्न है, इसमें भिन्न नहीं है। ये जरा का अर्थ क्या है? बुढ़ापा। क्या है? बुढ़ापा। ठीक है, तो आपने ये जो नीचे का जरा है उसका अर्थ क्या है? थोड़ा सा। ये वाले जरा का अर्थ क्या है? बुढ़ापा। जैसे कि एज हो जाने से बुढ़े हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं जरा। ठीक है, बुढ़ापा। और ये जरा का मतलब है थोड़ा सा कम। ठीक है, उसके बाद में आते हैं पर काला और कला। काला, कला। काला का मतलब क्या है? रंग, एक रंग। ठीक है, काला का मतलब है एक रंग। और कला का मतलब क्या है? कौशल। कौशल यानी हुनर। ठीक है, यानी कोई कोई अपना जो कलर दिखाते हैं, कोई आर्टिस्ट में कलर रहता है, कोई ड्राइंग में कलर है, कोई पेंट में कलर रहता है, किसी का और कुछ गीत बोलने में कलर रहता है, किसी का भाषण देने में कलर रहता है, यानी उसका अलग अलग कौशल या हुनर रहता है कि नहीं? तो वो अलग कलर इसको बोलते हैं, है कि नहीं, कौशल को। और ये काला, काला एक रंग है, जैसे कि अपना बाल, बाल का रंग काला है कि नहीं, वो वाला। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कल और काल। कल और काल। कल का मतलब क्या है? कल का मतलब है बीता या आने वाला दिन। बीता या आने वाला दिन। ठीक है, उसके बाद में काल। काल का मतलब है समय। कल का मतलब है बीता हुआ कल या फिर आने वाला कल। उसका मतलब क्या बोलेंगे? कल। कल जो बीत गया वो कल भी हो सकता है या फिर आने वाला कल भी हो सकता है। लेकिन ये काल का मतलब क्या है? समय। काल का मतलब क्या है? समय। ठीक है, उसका मतलब है कुल और कुल। छोटी की मात्रा कुल, इसमें बड़ी की मात्रा कुल। एक कुल का मतलब है जोड़ और एक कुल का मतलब है किनारा। एक कुल का मतलब क्या है? जोड़। ठीक है, और एक कुल का मतलब क्या है? किनारा। जैसे नदी का रहता है वो किनारा है, फिर जैसे कि घर के किनारा रहता है कि नहीं, उसका मतलब क्या होता है? कुल। और ये कुल का मतलब है जोड़। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे हैं शब्द, मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक से। मेल, यहाँ पर लिखा है मेल, हिल मिलकर मिलना। हिल मिलकर मिलना मेल का मतलब है। ठीक है, उसके बाद में मैल का मतलब गंदगी, है ना? दोनों में अंतर है। तो इस मैल में क्या लिखा है? एक ही मात्रा है इसमें, एक ही मात्रा है इसमें, एक ही मात्रा है, खाली उतना ही डिफरेंस है, यानी उतना अंतर है, लेकिन बोलने में सेम टाइप का लग रहा है। मेल, मैल्स, मेल और मैल। मेल का मतलब मिला जुलना, आपस में मिला जुलना या फिर हिल मिलकर रहना, अच्छे से रहना, उसको पूरा मिला। उसके बाद में मैल, मैल का मतलब है शरीर का मैल, गंदगी या फिर ड्रेस का मैल, अपने पैंट शर्ट का मैल, है कि नहीं? उसके बाद में बाघ और बाघ, सुनने में एक जैसे लग रहा है, इसमें ग लगा है, इसमें घ लगा है, दोनों अंतर है, ग और घ थोड़ा सा अंतर है इसमें, लेकिन सुनने में सेम लग रहा है। बाघ का मतलब है ग वाला बाघ का, ये वाला बाघ का मतलब है बगीचा। ठीक है, बाघ का मतलब बगीचा, और बाघ का मतलब एक पशु। ठीक है, बाघ का मतलब हम लोग अपना नेशनल राष्ट्रीय पशु किसे मानते हैं? बाघ, तो उसको हम लोग घ बोलेंगे, बाघ। ठीक है, और बाघ ग का मतलब है बगीचा। उसके बाद में गृह और ग्रह। गृह का मतलब है घर, गृह का मतलब क्या है? घर। ठीक है, और ग्रह का मतलब है नक्षत्र। ठीक है,
गृह और घर में आप लोग अंतर देख सकते हैं कि नहीं। अब मैं आगे देखते हैं यहाँ पर है गृह और ग्रह। तो इसको मैं बता दिया था आप लोगों को, गृह का मतलब घर है और ये ग्रह का मतलब नक्षत्र, ठीक है। उसके बाद में अचार और आचार। अचार और आचार में आप लोग जानते हैं, जैसे कि अचार का मतलब खाने की आचार, खाने की वस्तु, जैसे कि आम की अचार, आंवले की अचार, नींबू की अचार, ये सब है कि नहीं। उसके बाद में आचार का मतलब है व्यवहार, यानी एक आदमी का व्यवहार कैसा रहता है उसको हम लोग आचार कहते हैं। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर अंदर और अंतर। अंदर और अंतर दोनों सुनने में थोड़ा सा सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है कि नहीं। अंदर का मतलब है भीतर और अंतर का मतलब है भेद, अंतर का मतलब अलग। उसके बाद में जलद और जलज। जलद का मतलब है बादल, जलद का अर्थ यहाँ पर है बादल, और जलज का मतलब है कमल। जलज किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। उसके बाद में नीर और नीड़। नीर का मतलब है पानी और नीड़ का मतलब है घोंसला। देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पर नीर, नीर का मतलब पानी है और नीड़ का मतलब है घोंसला। जो पक्षी बनाते हैं अपने घर में तो उसका हम क्या बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। बल और बाल। बल का मतलब है ताकत, जो शरीर में ताकत है उसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। और बाल का मतलब है सिर के बाल, ये जो बाल है और बल दोनों अलग अलग है कि नहीं। पत्ता और पत्ता। पत्ता का मतलब है पेड़ का पत्ता, ठीक है। पत्ता जो रहता है पेड़ में जो पत्ता लगता है कि तो उसको हम लोग बोलते हैं पत्ता। और पता का मतलब है ठिकाना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पता, पता लिखा है कि नहीं है, ये पता का मतलब है ठिकाना और ये पत्ता का मतलब है पेड़ का पत्ता। उसके बाद में यहाँ पर हंस और हंस। हंस और हंस। हंस का मतलब है एक पक्षी, ठीक है। हंस का मतलब क्या है, एक पक्षी। और हंस का मतलब एक क्रिया, हंसना एक क्रिया है कि हंसना जो, तो वो एक क्रिया है। तो यहाँ पर हंस और हंस दोनों में एक अंतर है। हंस का मतलब एक पक्षी और हंस का मतलब एक क्रिया, हंसना एक क्रिया है, ठीक है। और और का मतलब है एक तरफ और का मतलब है तथा, है कि नहीं। और का मतलब एक तरफ और का मतलब है तथा, ठीक है। आप लोग ये शब्द विज्ञान के बारे में हम जान गए हैं कि नहीं। तो ये शब्द क्या होता है कि समान रहता है, शब्द सुनने में और लिखने में थोड़ा थोड़ा सा बस अंतर होता है, लेकिन शब्द समान है। तो इसके अर्थ जो है वो पूरा अलग के अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग शब्द विज्ञान शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। सुनने में एक जैसे है लेकिन उनके जो अर्थ है वो अलग होते हैं। तो इसको संस्कृत करना है, विज्ञान शब्द को आप लोग क्या करोगे, अपने कॉपी में लिख लोगे और पढ़ोगे। जब आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब जब भी आप इसको खोलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द हम लोग किसे कहते हैं, अनेकार्थी का मतलब है अनेक का अनेक अर्थ वाला। अनेकार्थी का मतलब है अनेक अर्थ वाला। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द हम लोग किसे कहते हैं, वे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द हम लोग किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके एक से अधिक, जिसके एक से अधिक अर्थ होता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि वाक्य प्रयोग से ही उनका अर्थ भेद स्पष्ट होता है, वाक्य प्रयोग से ही उसका अर्थ और जो भेद रहता है वो स्पष्ट होता है, ठीक है। अंक, इकाई में 5 का अंक लिखा है, शिशु मास के अंक में खेल रहा है। यहाँ पर है अंक, अंक है, यहाँ पर लिखा है पहला नंबर में है इकाई में 5 का अंक लिखा है, 5 का अंक लिखा है।
बाद में शिशु माह के अंत में 6 महीने, शिशु यहाँ पर देखो अंक लिखा है, यहाँ पर अंक लिखा है, लेकिन दोनों अंक का अर्थ क्या है, अलग अलग है। ये अंक जो है वो संख्या है, इसका अर्थ क्या है, संख्या। ठीक है, जैसे कि है यहाँ पर इकाई में 5 का अंक लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखूंगा मैं कोई भी अंक तो यहाँ पर है 15,205 यानी 15,205 लिखा है। यहाँ पर क्या है, इकाई, इकाई मतलब किसी इकाई है, इकाई में 5 का अंक लिखा है, तो यहाँ पर इकाई जो है उसमें क्या लिखा है, 5 का अंक लिखा है। तो ये वाला अंक है, अंक का मतलब है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अंक है उसका अर्थ अलग है। शिशु माँ के अंक में खेल रहा है, यानी शिशु जो है वो माँ के अंक में खेल रहा है, शिशु अपने माँ की गोद में खेल रहा है। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनिकार्यक शब्द कहते हैं। अनिकार्यक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनिकार्यक शब्द कहते हैं। यहाँ पर अनिकार्यक शब्द आपको बता दूं मैं, अनिकार्यक शब्द के कुछ उदाहरण यहाँ पर भी हैं। तीर, जैसे कि तीर का अर्थ है, एक तीर का अर्थ है बाण और एक तीर का अर्थ है नदी का किनारा। जैसे कि धनुष में लगा के खींचते हैं उसको बोलते हैं बाण यानी तीर, ठीक है, और नदी का किनारा, और तीर का मतलब क्या है, तट, नदी का किनारा, ठीक है। धनुष से छूटा तीर, तो वाक्य में उसका प्रयोग है धनुष से छूटा तीर। और यहाँ पर है यमुना के तीर पर बसी है मथुरा, यमुना के तट पर बसी है मथुरा। तीर का मतलब है, एक तीर का मतलब है बाण और दूसरा और एक उसी तीर का मतलब क्या है, नदी का किनारा, ठीक है। यानी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अंबर, अंबर का मतलब है आकाश, और अंबर का मतलब है आकाश, और अंबर का मतलब है कपड़ा, यानी अंबर का दो अर्थ होते हैं, एक कपड़ा और एक आकाश। तो इसका प्रयोग कैसे होगा, देखो, अंबर में सूर्य चमक रहा है, जो आकाश है, आकाश में क्या चमक रहा है, सूर्य जो है वो चमक रहा है। फिर कृष्ण पीतांबर बनते हैं, यानी कृष्ण जो है पीतांबर का वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं। और एक है हार, हार का मतलब क्या है, माला, और हार का मतलब है पराजय, है कि नहीं। हार का मतलब दो अर्थ है, एक पराजय और दूसरा माला। हार पहनकर स्वागत करो, हार पहनाकर स्वागत करो, यानी जैसे कि हम कोई गेस्ट आते हैं तो उसको हार पहनाकर स्वागत करते हैं। और यहाँ और एक हार है, भारत से पाकिस्तान हार गया, यानी भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान हार गया। वैसे यहाँ पर है भाग, एक भाग का मतलब है भागना, ठीक है, भागना है क्रिया है एक। उसके बाद में भाग का मतलब है हिस्सा, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे, यहाँ से भाग कर कहाँ जाओ, वो भागने वाला भाग है। और ये भाग का मतलब है खेत के दो भाग कर दिए गए, खेत है उसके दो भाग कर दिए गए अलग अलग। उसके बाद में वाद है, वाद का मतलब क्या है, आक्रमण और हमला, और एक अर्थ है उसका दिन, ठीक है। यहाँ पर है मंदिर के कृष्ण ने कंस पर वार किया, यानी कृष्ण ने कंस पर आक्रमण या हमला किया। और एक बार है रविवार को अवकाश होता है, रविवार को क्या होता है, अवकाश होता है। एक का मतलब दिन और एक का मतलब है हमला करना, ठीक है। पट का मतलब है द्वार और दरवाजा, और एक पट का मतलब है कपड़ा। तो यहाँ पर उसका वाक्य में प्रयोग, मंदिर के पट बंद हो गए, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए या द्वार बंद हो गए, ठीक है। और पट का मतलब है रेशम का पट कहाँ मिलेगा, यानी रेशम जो है उसका पट यानी रेशम का कपड़ा कहाँ मिलेगा। इसी तरह से घट लिखा है यहाँ पर, घट का मतलब है कम और घट का मतलब है घड़ा, ठीक है। बाढ़ घट रही है, यानी बाढ़ जो है वो घट रही है, कम रही है। और मिट्टी का घड़ा टूटेगा, जो मिट्टी का घड़ा होता है वो क्या होता है, टूटता है। तो घट का मतलब कम और एक अर्थ है उसका घड़ा, ठीक है। कर का मतलब है हाथ और कर का मतलब है टैक्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने आके कर कमलों में फूल पकड़ाया, यानी कर का मतलब यानी हाथ और दूसरे कर का मतलब है टैक्स, ठीक है। तो मैंने कर कमलों में फूल पकड़ाया, उसको मैंने सरकार का
कर जरूर देना चाहिए, हमें सरकार का कर, सरकार जो टैक्स लगाते हैं उसे हमें जरूर देना चाहिए। उसके बाद में कल का मतलब है बीते, बीता या आने वाला दिन, और कल का मतलब है मशीन। मैं कल लौट आऊंगा, कल का मतलब है बीते वाला कल या फिर आने वाला कल, उसको हम कल बोलते हैं। और एक कल का मतलब है मशीन, ठीक है। जैसे कि देख लो सभी कल पुर्जे ठीक है, देख लो सभी कल पुर्जे ठीक है, यानी देख लो मशीन के सभी पुर्जे ठीक है कि नहीं। उसके बाद में पद, पद का मतलब है पैर, और एक पद का मतलब है और उसका अर्थ है ओहदा। भाग्य से आपके पद हमारे घर आए, यानी भाग्य से आपके जो पद का पैर हमारे घर आए। उसके बाद में और एक पद है इस पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी इस जो पद है वो पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ये पद जो है उसका अर्थ जो है उसको वाक्य में प्रयोग किए हैं। उसके बाद में काल, काल का मतलब है समय, और काल से मतलब है मृत्यु। प्राचीन काल की सभ्यता अद्भुत थी, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया प्राचीन काल की सभ्यता क्या थी, अद्भुत थी। उसके बाद में है एक कल है मृत्यु, तुम्हारा काल आया है क्या, और एक कल का मतलब क्या है, काल का मतलब क्या है मृत्यु, तुम्हारा काल आया है क्या, यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद में है कुल, कुल का मतलब है जोड़, और एक कुल का मतलब है वंश, ठीक है। तो ये कुल का दो अर्थ है, जोड़ और वंश। तो इसका प्रयोग है तुम्हें कुल कितने रुपए चाहिए, यानी जोड़ सबको मिला करके कितने रुपए चाहिए बोल रहे हैं। उसके बाद में वंश, राम के कुल में लव कुश का जन्म हुआ, यानी ये वंश है कि नहीं। तो वंश को ये समझाया जा रहा है, लेकिन ये जो है वो जोड़ को समझाया जा रहा है, यानी एक शब्द का दो अर्थ होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनेकार्थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और दो है आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर, उत्तर का मतलब है जवाब, और उत्तर का मतलब है एक दिशा, ठीक है। उत्तर का मतलब क्या है, जवाब, और एक उत्तर का उत्तर इसी का, और एक है दिशा, ठीक है। प्रश्न का उत्तर लिखिए, प्रश्न का उत्तर लिखिए। और यहाँ पर भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत जो है उसके उत्तर में क्या है, हिमालय है। उसके बाद में रस, रस का मतलब है फलों का रस, और एक रस का मतलब है आनंद। मैं रोज संतरे का रस पीता हूँ, तुम्हारी बातों में रस नहीं आता, है कि नहीं। तो ये दोनों अलग अलग है, रस का अर्थ अलग अलग है कि नहीं, लेकिन शब्द जो है वो एक शब्द है। तो इसका हम क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर से क्या क्या जाने, हम लोग सीखे ये चैप्टर से शब्द भंडार से समूहवाची किसे कहते हैं, संस्कृत शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, यानी ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। अब आपको जो है कि ये सबको आप लोग अच्छे से घर में पढ़ोगे, बैठ करके आराम से पढ़ोगे, लिखोगे, और कुछ कुछ जो डाउट रहेगा उसको आगे स्कूल में क्या करोगे, डाउट को क्लियर करोगे, ठीक है। ये चैप्टर आज समाप्त हो चुका, आपका जितना भी 5th क्लास का व्याकरण था सब कंप्लीट कर चुका मैं, और जो डाउट रहेगा स्कूल खुलने के बाद आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।